अच्छा, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो बार्क रिटन एग्जाम की सीरीज हमारी चल रही है, उसके 7th सेशन के साथ मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ। बार्क ने अभी तक अपनी जो एग्ज़ाम की स्लॉट बुकिंग है वो स्टार्ट नहीं की है। इसका ये मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम शिफ्ट होगा, राइट। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहो, वो जल्दी ही क्या बोलते हैं नेक्स्ट वीक तक अनाउंस कर देंगे कि एग्ज़ाम की डेट्स क्या होंगी। ठीक, अब आप स्लॉट्स बुक कर पाएंगे, ठीक है ना। बार्क में ऑप्शन आता है कि आपको स्लॉट बुक करना पड़ता है कि एग्ज़ाम आप किस डे पे चाहते हैं, क्या किस टाइम पे चाहते हैं। तो वो विंडो अभी तक ओपन नहीं हुई है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। सो आज 7th सेशन है, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। शुरू में अपन स्टार्ट करेंगे सीटी के क्वेश्चन से, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो करो जरा। शुरू में सीटी के क्वेश्चन लेंगे, 9-10 क्वेश्चन सीटी के रहेंगे, फिर अपन अपना कोर केमिकल के बढ़िया से क्वेश्चंस लेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे, राइट। चलो देखो जरा, फटाफट करते हैं, सीटी के सवाल में ज़्यादा टाइम देने का मतलब नहीं है। देखो, फर्टिलाइजर कंटेन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। व्हाट इज द वर्क ऑफ फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट। आप जानते हैं कि जो आपने कभी फर्टिलाइजर्स के बैग्स वगैरह देखे होंगे, राइट। फर्टिलाइजर जिसमें आता है, कहीं इंडस्ट्रीज में देखा होगा या कहीं आपने जो फार्मिंग बैकग्राउंड से है उन्होंने देखा होगा कि फर्टिलाइजर बैग पे एनपीके लिखा होता है, राइट। एनपीके रेटिंग लिखी होती है। तो दैट एनपीके करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, राइट। कि किस फर्टिलाइजर में क्या कंटेंट ज़्यादा है। एनपीके, नाइट्रोजन का परसेंटेज मेंशन रहता है कि इस फर्टिलाइजर में 40% नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस मेंशन रहता है और पोटेशियम मेंशन रहता है, राइट। सो बेसिकली अ फर्टिलाइजर इज नोन बाय इट्स एनपीके रेटिंग। तो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि व्हाट इज द वर्क ऑफ फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट। फॉस्फोरस का क्या काम है, राइट। सो फॉस्फोरस किस में हेल्प करता है, आपका डेवलपमेंट ऑफ रूट्स, फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट, राइट। नाइट्रोजन का क्या वर्क है। नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट है, या नाइट्रोजन क्या प्रोवाइड करवाता है, लीफ ग्रोथ एट इनिशियल स्टेज। डेवलपमेंट ऑफ रूट्स, फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट के लिए कौन जिम्मेदार है, फॉस्फोरस जिम्मेदार है। फॉस्फोरस जिम्मेदार है। और स्ट्रॉन्ग स्टेम ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है पोटेशियम। सो एक जो फ्रूट है या जो भी फल वगैरह है उसको लगने के लिए ये 3 चाहिए होते हैं, राइट है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा इस चीज को। हाँ, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो फटाफट करो यार, सीटी के सवाल में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजन फॉर कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया मैन्युफैक्चर। फटाफट आंसर करेंगे। फटाफट आंसर करो, सीटी के सवाल है, 9-10 सवाल लेते हैं, फिर अपन न्यूमेरिकल पे आएंगे। और अभी बीआरसी ने स्लॉट बुकिंग स्टार्ट नहीं की है। कभी भी चेक करो बीआरसी की साइट को, इनकॉग्निटो मोड में किया करो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजन फॉर कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया मैन्युफैक्चर। पॉइजन क्या क्या है, हेबर्स प्रोसेस अमोनिया के मैन्युफैक्चर के लिए बहुत फेमस प्रोसेस है। हेबर्स प्रोसेस से जुड़ी हुई सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, इवन टेम्परेचर्स, प्रेशर, सब कुछ, कैटलिस्ट, और पूरा फ्लो शीट आपको बनानी आनी चाहिए अमोनिया प्रोसेस की। फटाफट आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजन फॉर कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस। इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है यार, क्या है पॉइजन। H2S. H2S is poison
फॉर कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस। सर हमने तो CO पढ़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी पॉइजन होता है, H2S, एंड देर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉइजन टू कैटलिस्ट। H2S भी है पॉइजन और CO भी है। याद करिए जो अमोनिया मैन्युफैक्चर की फर्स्ट स्टेप है दैट इज रिमूवल ऑफ H2S फ्रॉम नेचुरल गैस मीथेन, राइट। सो मीथेन में से आपको अगर क्या निकालना है, H2S निकालना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन अमोनिया मैन्युफैक्चर, राइट। सो रिमूवल ऑफ H2S कैसे रिमूव करते हैं, हाँ H2S कैसे रिमूव करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं H2S का रिमूवल का क्या प्रोसेस है, जरा बताओगे। कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, कैसे रिमूव किया जाता है, क्या कंपाउंड यूज करते हैं वो बताइए। रिमूवल कैसे किया जाता है, किस चीज से रिएक्ट करके रिमूवल किया जाता है H2S का, और CO दोनों, CO का रिमूवल कैसे किया जाता है, दोनों चीज बताइए, दोनों की प्रोसेस बताइए कि कैसे रिमूवल होता है H2S का एंड CO का। सो H2S का रिमूवल किया जाता है जिंक डस्ट यूज करके या ZNO। H2S रिएक्ट करता है जिंक डस्ट से, राइट। आपका प्रोडक्ट बनता है यहां पे ZNS, ZNS आपका प्रोडक्ट बनता है और यहां पे H2 निकल जाती है। सो दिस इज हाउ यू रिमूव H2S। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नेचुरल गैस में से H2S को निकालना। CO का रिमूवल कैसे किया जाता है, मीथेनेशन प्रोसेस है, मीथेनेशन प्रोसेस। दूसरी चीज है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये दोनों प्रोसेसेस से आपके H2S और CO को रिमूव किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर कीजिए। So which of the following compound is formed initially by the reaction of ammonia and CO2 in an autoclave? फटाफट यार, सीटी के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मत लो, ज्यादा टाइम अपन देंगे न्यूमेरिकल्स में। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी रिवाइज करने बोल ही दिया है, सीटी को रिवाइज करना की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, CO रिमूवल बाय मीथेनेशन, सही कह रहे हो अयान, आप सही कह रहे हैं, है ना। चलो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड इनिशियली बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड CO2। क्या नाम है उसका, सबको नाम तो पता होता है लेकिन आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, राइट। सभी लोगों को अमोनियम कार्बामेट तो पता है कि यार इनिशियली अमोनियम कार्बामेट बनता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है उसका, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज अमोनियम कार्बामेट, ध्यान रखिए, है ना, राइट। अमोनियम कार्बामेट, हाँ ए ऑप्शन सही है। यूरिया कौन सा है, ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारा यूरिया, दिस इज अवर यूरिया, राइट। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, अमोनियम कार्बामेट तो पता है लेकिन फॉर्मूला क्या है उसका वो भूल जाते हैं अपन। सही है, सही है। चलिए नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट, फटाफट आंसर करो।
So which of the following reactor is used in the manufacture of sulfuric acid with contact process? क्या है आंसर? सो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कौन सा रिएक्टर यूज होता है? 4 स्टेज फिक्स्ड बेड रिएक्टर विथ इंटर स्टेज कूलिंग। इंटर स्टेज कूलिंग ही क्यों दी गई, हीटिंग क्यों नहीं दी गई? इसका रीजन पता होना चाहिए आपको। पहली स्टेज में कितना कन्वर्जन होता है वो पता होना चाहिए। यहां पे 4 स्टेज है ना, पहली स्टेज में कितना कन्वर्जन होगा वो भी पता। दूसरी चीज, इंटर स्टेज कूलिंग ही क्यों करी गई? इंटर स्टेज हीटिंग भी तो ऑप्शन में था, आप कूल क्यों कर रहे हैं प्रोसेस को? कूलिंग क्यों प्रोवाइड की जा रही है इन बिटवीन स्टेजेस? उसका रीजन लिखिए, जो अपनी कॉपी है उसमें रीजन लिखिए। पहले बेड में कितना % कन्वर्ट हो जाएगा SO2 SO3 में, वो लिखिए। और मैं आपको जब तक डायग्राम दिखाता हूं कि हाउ दिस लुक लाइक। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ a 4 stage fixed bed reactor, right? I hope ये visible होगा, right? इसकी visibility है कि नहीं? एक सेकेंड है ना, थोड़ा सा visibility करते हैं। So this is a fixed 4 stage fixed bed reactor। कंटेंट क्या क्या आप अंदर जाता है? SO2 O2 प्लस N2। ये मिक्सचर एंटर करता है यहां से, दिस मिक्सचर एंटर्स, राइट। अब ये पहला बेड है, दिस इज बेड नंबर 1। ये पहला बेड, दूसरा बेड, तीसरा एंड 4th। दीज आर द 4 बेड्स। अब हर बेड पे क्या होता है? कैटलिस्ट होता है। दिस इज कैटलिस्ट, ये है कैटलिस्ट, राइट। नहीं भाई, 7 to 10 सुची 7 to 10% इज द अमाउंट ऑफ SO2 विच गोज इन। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि फर्स्ट बेड पे कितना % SO2 कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द क्वेश्चन। कि SO2 कन्वर्ट किस में होगा? आपका SO3 में। तो पहले बेड पे कन्वर्जन का परसेंटेज कितना रहता है? फर्स्ट बेड पे कन्वर्जन रहता है 75%। अप्रोक्सीमेटली 75% कन्वर्जन ऑफ SO2 टेक प्लेस एट द फर्स्ट बेड इटसेल्फ। लास्ट में आते आते यहां पे जो फाइनली कन्वर्जन रहता है दैट इज 99.8% कन्वर्जन, राइट। और ये इंटर स्टेज कूलिंग के लिए आपने हीट एक्सचेंजर्स लगा रखे, राइट। इंटर स्टेज हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए। क्यों इंटर स्टेज कूलिंग की जा रही है? बिकॉज द रिएक्शन ऑफ SO2 विथ ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ने पर रिएक्शन बैक आती है, राइट। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। इसलिए आपको एक बेड में तो देखो 75% ही कन्वर्जन मिला, तो आपको उस ये जो मिक्सचर यहां से जाएगा उसको पहले कूल करना पड़ेगा और फिर दोबारा दूसरे बेड में भेजना पड़ेगा, तब जाके आपका कन्वर्जन इंक्रीज होगा, राइट। क्लियर? चलिए ध्यान रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करा करो पढ़ते टाइम ना, अपने से ना वाई वाई पूछा करो। क्यों? वाई इंटरस्टेज कूलिंग, राइट। पूछा करो कि वाई नॉट ट्यूबुलर रिएक्टर। ट्यूबुलर रिएक्टर क्यों नहीं यूज हो सकता, ये बताओ मेरे को। चलो, ये आपने कभी सोचा कि यार ये फिक्स्ड बेड रिएक्टर ही क्यों, एक ट्यूबुलर रिएक्टर क्यों नहीं यूज कर सकता मैं? वाई नॉट द रिएक्शन ऑफ SO2 विल और प्लस O2 गिव टेक प्लेस इन अ ट्यूबुलर रिएक्टर। ट्यूबुलर रिएक्टर में क्यों नहीं करवा सकता, इसका क्या ड्रॉबैक है? तो ये सब चीजें सोचा करिए, है ना। क्यों नहीं करा सकते ट्यूबुलर रिएक्टर में?
ट्यूबुलर रिएक्टर में इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि ट्यूबुलर रिएक्टर में हीट एक्सचेंज कराना इज डिफिकल्ट। आप जानते ही होंगे पीएफआर में टेम्परेचर कंट्रोल इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू सीएसटीआर। दैट्स व्हाई फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 ट्यूबुलर रिएक्टर्स आर नॉट यूज्ड, राइट? So this is the reason. The catalyst used in nitric acid production is, so the catalyst used is platinum rhodium, right? 90% platinum रहता है, 10% rhodium रहता है। Clear? This is the composition of the catalyst used in nitric acid production. Process क्या है? नाइट्रिक एसिड बनाने की प्रोसेस क्या है? ओसवाल्ड्स प्रोसेस। राइट? अच्छा, ये चीज नोटिस करो, ये कैटलिस्ट कहीं देखा है क्या आपने? प्लेटिनम रिहीनियम, ये कैटलिस्ट देखा है कहीं? प्लेटिनम और रिहीनियम, ये कैटलिस्ट कहां पे यूज होता है, जरा बताओगे मेरे को? ये कैटलिस्ट कहां यूज होता है? प्लेटिनम और रिहीनियम, ये कहीं पे देखा है कि नहीं? ध्यान रखिए, ये दिस कैटलिस्ट इज यूज्ड इन प्लेट फॉर्मिंग रिएक्शन। प्लेट फॉर्मिंग, सर प्लेट फॉर्मिंग क्या होती है? प्लेट फॉर्मिंग इज जस्ट लाइक कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, अ मेथड, अ टेक्निक ऑफ कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। प्लेट फॉर्मिंग, सर कैटालिटिक रिफॉर्मिंग से क्या होता है? कैटालिटिक रिफॉर्मिंग से आपको ये ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए यूज होता है। ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेस कैटालिटिक रिफॉर्मिंग से। सर किसकी कैटालिटिक रिफॉर्मिंग करते हैं? नेफ्थास की। क्यों करते हैं कैटालिटिक रिफॉर्मिंग? ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने से। कैसे ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होता है? आपके एरोमेटिक्स की क्वांटिटी बढ़ती। सो ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेस, सर कैसे? एरोमेटिक्स इंक्रीजेस। ध्यान रखिए, एक नई चीज है ये प्लेट फॉर्मिंग, पूछी नहीं गई है, पूछी जा सकती है कि व्हाट इज प्लेट फॉर्मिंग। तो प्लेट फॉर्मिंग इज जस्ट लाइक कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, कैटलिस्ट है उसका प्लेटिनम और रिहीनियम, राइट, आरी। वेयर एज द कैटलिस्ट यूज्ड इन नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन इज प्लेटिनम रोडियम। क्लियर? ये सब चीजें ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। राइट, चलिए सारी प्रोसेस का लिखिए। सारी प्रोसेस जितनी भी दी हुई है, क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट। जितनी भी प्रोसेस यहां मेंशन है सबके लिए लिखिए कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। सारी प्रोसेस के आगे मेंशन कीजिए कि विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच कंपाउंड। सो आपके फॉस्फोरिक एसिड के लिए तो वेट प्रोसेस है, ली ब्लैंक प्रोसेस किसके लिए यूज होती है? कार्बोनेट Na2CO3। वुल्स प्रोसेस एसिटिलीन। एसिटिलीन के वुल्फ प्रोसेस किसके लिए यूज होती है? एसिटिलीन के लिए। एक बार बताना मेरे को, ये वुल्फ प्रोसेस किसके लिए यूज होती है? वुल्फ प्रोसेस एक बार मैं भी चेक करता हूं यार, मैं भी श्योर नहीं हूं इस प्रोसेस के लिए। एसिटिक एसिड शायद।
नहीं नहीं नहीं, एसिटिलीन नहीं बनता है। सही है, सही है, सही था। एसिटिलीन इज करेक्ट। नहीं नहीं, एसीटोन नहीं, एसिटिलीन ठीक है। राइट, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डायफ्राम सेल, सबसे पहली बात तो डायफ्राम सेल कहाँ यूज होता है वो लिखो। डायफ्राम सेल कहाँ, किस कंपाउंड के मैन्युफैक्चर में यूज होता है? NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। या कॉस्टिक लाई। राइट। कितनी प्रोसेस है इसको बनाने के लिए? कौन कौन सी सेल्स हैं? 3 सेल्स हैं। एक है डायफ्राम, एक है आपका मरकरी, एक है मेम्ब्रेन। ये 3 टाइप के सेल्स यूज होते हैं, जिसमें से आपका डायफ्राम सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है वो एस्बेस्टोस का होता है। मरकरी में मरकरी इलेक्ट्रोड होता है। और मेम्ब्रेन में तो इलेक्ट्रोड की जरूरत नहीं है, मेम्ब्रेन सेल है बेसिकली। ठीक। सो द करेक्ट आंसर इज एस्बेस्टोस। राइट। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ सही है, सही है, सभी का सही है। फटाफट आंसर करो, फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं। किसके? मैसिकेट शुगर मैन्युफैक्चर। राइट। तो शुगर मैन्युफैक्चर की आप कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे, है ना? सही है, ए सही है। सो मैस्केट इज रिलेटेड टू शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या आंसर रहेगा इसका? सारी प्रोसेस लिखिए अगेन। सब प्रोसेस, सारी प्रोसेस किस लिए यूज होती हैं, जितनी भी लिखी हुई हैं? सो द रिमूवल ऑफ एरोमेटिक्स फ्रॉम कैरोसिन डीजल इज नोन एज एडी-लिनाउ प्रोसेस। राइट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। चेम्बर्स प्रोसेस किस लिए यूज होती है? चेम्बर्स प्रोसेस किसके मैन्युफैक्चर में यूज होती है वो लिखिए। So this is used for H2SO4. Yield is only 78%. Right? पहले यूज करते थे। फिशर ट्रॉफ्स प्रोसेस किस लिए यूज होती है वो लिखिए, और बर्गाइस प्रोसेस किस लिए यूज होती है वो लिखिए। हाँ सही है, सही है प्रतीक। सो बर्गाइस प्रोसेस बेसिकली this liquid
गैसेस लिक्विड बनाने के लिए यूज होती है, लिक्विड फ्यूल, राइट, लिक्विड फ्यूल्स। और फिशर ट्रॉप प्रोसेस यूज होती है गैसियस फ्यूल्स बनाने में। गैसियस फ्यूल ये सिन गैस, वाटर गैस, ये सब, राइट। फिशर ट्रॉप प्रोसेस का कैटलिस्ट लिखूं, क्या कैटलिस्ट है? व्हाट इज द कैटलिस्ट ऑफ फिशर ट्रॉप प्रोसेस? कैटलिस्ट लिखिए फिशर ट्रॉप प्रोसेस का। फिर कैटलिस्ट क्या यूज होता है वो मेंशन कीजिए। तो कैटलिस्ट देखिएगा, मोस्ट प्रॉब्ली कोबाल्ट होता है। चलो लास्ट क्वेश्चन सीटी का। सीटी का लास्ट क्वेश्चन, अपना डेली डोज ऑफ सीटी इज ओवर। The catalyst used in the production of formaldehyde from methanol is? क्या कैटलिस्ट यूज होता है? कैटलिस्ट दिस इज AgO-V2O5। हाँ सही है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, सो जहां भी कैटलिस्ट वगैरह इन्वॉल्व है, जहां पे भी नेम प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, वो सब सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। राइट, सो कैटलिस्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम मिथेनॉल इज AgO-V2O5। ध्यान रखिए। चलिए, सो सीटी की प्रैक्टिस डन। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे अपने। चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। हो गया सीटी समाप्त। चलो अटेम्प्ट करो जरा आराम से। हाँ भाई, आंसर अभी तक नहीं आया। क्या दिक्कत हो रही है इस प्रॉब्लम? पिटॉट ट्यूब का कंसेप्ट है। क्या है पिटॉट ट्यूब का कंसेप्ट? आया कि नहीं आंसर? हाँ ध्रुवंग, सही है आपका, सही है, गुड।
बी ऑप्शन करेक्ट। क्या होता है पिटोट ट्यूब का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है पिटोट ट्यूब का कंसेप्ट? कि आपके पास ये जो स्टैग्नेशन प्रेशर है दिस इज इक्वल्स टू पी स्टैटिक प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अब यहां पे बात ये है कि ये जो रो वेलोसिटी सॉरी ये जो रो है डेंसिटी है, यहां पे ये रो किसकी होती है? जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। कौन सा फ्लूइड फ्लो कर रहा है? एयर फ्लोज थ्रू अ चैनल, सो दिस विल बी द रो ऑफ एयर। और ये वेलोसिटी भी किसकी होगी? एयर की होगी, राइट? ध्यान रखिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां पे डेंसिटी बहुत सारी दी हुई है। तो किस चीज की डेंसिटी होती है? जिस चीज की आपको वेलोसिटी मेजर करनी है उसकी डेंसिटी, रो एयर। अब आपको बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर डिफरेंस इज फाउंड टू बी 20 mm, मतलब स्टैग्नेशन और स्टैटिक प्रेशर में जो डिफरेंस है वो 20 mm Hg है। सो डेल्टा P इज 20 mm Hg, तो रो जी एच करना पड़ेगा। सो 20 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू रो विल बी ऑफ मरकरी। मरकरी का रो कितना है? 13600 इंटू जी की वैल्यू 9.81, बिकॉज यू कैनॉट यूज डायरेक्टली 20 mm Hg, यूनिट्स सही करना पड़ेंगी। सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ व्हाट इज द रो ऑफ एयर? 1.18 इंटू वी स्क्वायर, वी एयर स्क्वायर। सर तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर क्यों दी गई थी? कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई यूज नहीं है। डेंसिटी ऑफ वाटर का कोई यूज नहीं। आपके कंसेप्ट को चेक कर रहा था कि आपने जो कंसेप्ट लगाया है इसमें आपको पता है कि नहीं कि रो किसका होता है, इधर रो किसका यूज करना है, यहां पे रो किसका यूज करना है, राइट? दिस विल बी इक्वल टू, so VR if you calculate this will be around 67.25 मीटर पर सेकेंड। सर ये डेंसिटी कब काम में आती? जब आपका प्रेशर दिया रहता इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ वाटर। सपोज कर लो ये प्रेशर डिफरेंस जो है वो 10 मीटर ऑफ वाटर दिया है, द प्रेशर डिफरेंस इज 10 मीटर ऑफ वाटर, तब आप डेंसिटी किसकी यूज करते? वाटर की यूज करते, राइट? ध्यान रखिएगा ये ना, ये फॉर्मूला अगर नहीं पता हो तो नोट कर लो। पिटोट ट्यूब का स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलो मास ट्रांसफर पे आओ जरा। बार्क में क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, है ना? बार्क में जो क्वेश्चन रहेगा मिक्स रहेगा। करो जरा इसको आराम से। फटाफट कर डालो। आपको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को, और दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का? तो ऐसे सवाल ना बार्क में बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बार्क में आने हैं 100 सवाल। गेट में बहुत कम पूछेगा ये, लेकिन बार्क में तुरंत डालेगा ऐसा, क्योंकि बार्क में क्या है वो अपने रेंज को बढ़ाता है, ठीक? क्वेश्चन पूछने के रेंज को बढ़ाता है, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ डालता है।
So distribution coefficient is also known as partition coefficient. डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को ही क्या बोलते हैं? पार्टीशन कोफिशिएंट बोलते हैं. चलो जरा सॉल्व करते हैं. एक आपको सिंगल स्टेज मिक्सर सेटलर अरेंजमेंट दिया हुआ है. सारी चीजें मेंशन कर डालो. कितना दिया है? F इज योर 500. XF आप सॉरी XF दिया, हाँ XF दिया है 0.4. S है आपका 400 जिसमें सॉल्यूट 0 है. आपके पास E की वैल्यू है 550, YE की वैल्यू है 0.33 और R की वैल्यू नहीं पता है, XR की वैल्यू नहीं पता. दोनों चीज आपको नहीं पता. तो पहले तो यार डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हमको क्या बताता है? सारी चीज क्लियर होनी चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हमको यह बताता है कि जो सॉल्यूट है वो एक्सट्रैक्ट में कितना है डिवाइडेड बाय सॉल्यूट आपका रैफिनेट में कितना है. सो बेसिकली दिस पार्टीशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट K इज इक्वल्स टू YE अपॉन XR. ये है फंडा भाई. चलो कैसे निकालेंगे? हमको XR की वैल्यू लगेगी. हम क्या लगाएंगे? मटेरियल बैलेंसेस लगाएंगे. तो पहला बैलेंस तो ये लगा डालो कि F प्लस S इज इक्वल्स टू E प्लस R. ठीक. इन इज इक्वल्स टू आउट. 500 900 900 माइनस 555 कितना आएगा? ये 350 350. R की वैल्यू आ गई आपकी 350. सेकेंड बैलेंस आप क्या लगाएंगे? सॉल्यूट बैलेंस. XR की वैल्यू बताएगा कोई मेरे को? XR की वैल्यू कितनी आई है? आपने XR की वैल्यू कितनी ऑब्टेन की थी? कोई बताएगा? यहां से XR कितना आया? हाँ बी ऑप्शन सही है. XR की वैल्यू कितनी आई बता ना. वैल्यू ऑफ XR यार कैलकुलेट करवाओगे क्या? बता दो ना. कितनी आ रही है यार? ये 0.053 0.052. ठीक है. अप्रोक्सीमेटली 53. ठीक. अच्छा ये बताओ, ये बता क्या रहा है? पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 6.23 आई है तो इससे आप कंक्लूजन क्या निकालोगे वो बताओ मेरे को. व्हाट विल बी द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या निकलेगा आपका? पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू 6.23 है. कंक्लूजन क्या है? ये पार्टीशन कोफिशिएंट से क्या कंक्लूजन निकलता है? तो पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब जो सॉल्वेंट आपने यूज किया है दैट इज अ गुड सॉल्वेंट. K ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है आपका सॉल्वेंट इज अ गुड सॉल्वेंट. इस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी बताता है पार्टीशन कोफिशिएंट. सॉल्वेंट इज अ गुड सॉल्वेंट. राइट. पार्टीशन कोफिशिएंट किसकी क्वालिटी बताएगा? जो आपने सॉल्वेंट यूज किया है एक्सट्रैक्शन के लिए उसकी क्वालिटी बताएगा. राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. अरे जबरदस्त सवाल, बहुत शानदार, बिल्कुल न्यू, कुछ नया सा लगेगा. हाँ सही है, सही. आर्यन सही है, विमलेश आप भी सही है. क्वालिटी ऑफ सॉल्वेंट. ठीक. नितेश आप भी सही है. ठीक है. गुड गुड. सही है. बस ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर रखो सारे अपने, है ना. चलो बेहतरीन सवाल भाई. ये जो है
है कुछ नहीं पर अच्छा सवाल है। एंड ये चीज़ की मैंने आपको प्रोफाइल्स वगैरह भी बता दी है ना, बाहर के किसी सेशन में मैंने आपको, जब वाटर एंटर करता है या कोई भी फ्लूइड एक पाइप के थ्रू एंटर करता है तो कांस्टेंट हीट फ्लक्स और कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर, दोनों केसेस के लिए मैंने आपके टेम्परेचर प्रोफाइल्स वगैरह सब कुछ चीज़ें बनवा चुका हूँ, उसी पे बेस्ड है, थोड़ा थोड़ा बहुत सिमिलर है। ऐसे सवाल बनने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सर प्रोफाइल वगैरह कौन सी, कोई बुक में नहीं मिलेगी सूची, प्रोफाइल वगैरह किसी बुक में नहीं मिलेगी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, वो बीच बीच में इन्हीं सेशंस में मैं आपको बताते चलता हूँ, राइट, बीच बीच में इन्हीं सेशंस में आपको बताते चलता हूँ। प्रोफाइल किसी बुक में नहीं है, इसलिए तो वो लोग इंटरव्यू में ये सवाल पूछते हैं। जैसे ऐसा कुछ सवाल पूछेंगे, वो ऐसा कुछ सवाल पूछ देते हैं और आपको कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करने देंगे कि भैया लॉजिकली बताओ, ये एक फ्रस्टम है, एक साइड टेम्परेचर T1 पे है, एक साइड टेम्परेचर T2 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे है। ठीक, टेम्परेचर सिर्फ लीनियरली वेरी कर रहा है, टेम्परेचर ओनली वेरीज विद दिस x, इसी डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। तो इसकी प्रोफाइल बनाओ, इसकी आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। यहां पे आपको प्रोफाइल बनानी है, T1 इज ग्रेटर देन T2, प्रोफाइल बनाओ। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो, ये सवाल नहीं लग रही हवा, चलो देखो कुछ भी नहीं है यार, इजी सवाल है, लॉजिकल है पूरा। सो वाटर एंटर्स अ पाइप, वाटर जा रहा है एक पाइप में, कितना इनिशियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री, राइट। पाइप का डायमीटर दिया है, लेंथ दी हुई है, टोटल पाइप की लेंथ इज 3 मीटर्स और डाया दिया है आपको 50 mm, 50 mm डायमीटर। ध्रुवं कह रहा है नन ऑफ दिस, ठीक है देखता हूं। इज सब्जेक्टेड टू अ वॉल हीट फ्लक्स ऑफ Q एंड दिस Q इज वेरिएबल, ये डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, x के साथ वेरी कर रहा है। x कहाँ से है, यहाँ से, ये x डायरेक्शन, x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट ये रहेगा और ये पॉइंट कितना रहेगा, x इज इक्वल्स टू 3, फ्लक्स वेरी कर। देन द बल्क मीन टेम्परेचर ऑफ वाटर लीविंग द पाइप, आपको बताना है कि वाटर यहां से जो लीव किया ये टेम्परेचर कितना है। ठीक, 20 डिग्री पे था, इनिशियली 20 डिग्री पे था, आप फ्लक्स दे रहे हो, ऑब्वियसली वाटर गर्म होगा तो टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा निकल के आएगा। अब सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है कि क्या करोगे, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब उसकी हीट, मतलब उसका क्या बढ़ रहा है, सेंसिबल हीट बढ़ रही है,
और सेंसिबल हीट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है? ये फ्लक्स जिम्मेदार है, राइट? सो बेसिकली आप बैलेंस क्या लिखोगे कि दिस m Cp dt, this change in temperature of the water, this is the responsibility of flux into area. बस ये करना है आपको कि यार वाटर की जो टेम्परेचर है, जो सेंसिबल हीट है, उसको कौन बदल रहा है? ये फ्लक्स बदल रहा है, राइट? सो mCp डेल्टा T इज इक्वल्स टू फ्लक्स इनटू एरिया, ठीक है ना? हाँ, ए सही है ध्रुव। फ्लक्स कितना दिया है? 2500x। एरिया को क्या लिखूंगा मैं? पेरीमीटर इंटू dx, पेरीमीटर इंटू dx। पेरीमीटर क्या होगा? पाई डी। एक पाइप है ना, पाइप का पैरामीटर इज पाई डी। सो P इज द पैरामीटर, दिस इज इक्वल्स टू पाई टाइम्स डी। सो सॉल्व करेंगे इसको, दिस विल बी m Cp dt, टेम्परेचर की रेंज 20 से T, दिस इज इक्वल्स टू 2500 इंटू पाई डी 0 to 3। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। हाँ, ए आंसर आएगा। अप्रॉक्सीमेटली लिखा है ना, अप्रॉक्सीमेटली लिखा है मतलब चलेगा। हाँ सही है, ए सही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉजिकल है, कुछ भी ऐसा वो नहीं है कि नहीं करा जा सकता। पानी को हीट कौन कर रहा है? फ्लक्स। एनर्जी कहाँ से मिल रही है? बराबर कर दो। वाटर की सेंसिबल हीट बढ़ेगी, एनर्जी कौन देगा उसको? फ्लक्स देगा, खत्म। m दिया है आपको, टेम्परेचर दी, सब कुछ तो दिया है, Cp वगैरह सारी चीज दी है, राइट? सो द टेम्परेचर ऑफ द वाटर लीविंग द पाइप इज 62। 62 इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, है ना, ध्यान रखना। बस घुमा फिरा के हीट ट्रांसफर की सवाल प्रॉब्लम दे दी गई है, और ये वाली सारी प्रोफाइल्स मैं बनवा चुका हूं आपको, है ना। किसी ने ये प्रोफाइल बनाई? ये वाली, ये प्रोफाइल बनी किसी से? चलो बाद में बताएंगे, इंतजार करो, अभी जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। बस, तो अपन सारे नए सवाल करेंगे, ठीक है ना। नए सवाल करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, अगर नया सवाल बनता है ना तो फिर कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम में कि हाँ यार मैं बना तो लेता हूँ नए सवाल, डरता क्यों हूँ नए सवाल करने से, क्योंकि एग्जाम में भी आपको हर क्वेश्चन नया दिखेगा, ठीक। अपन सारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर न्यू टू यू। PYQ तो मिलेगा ही नहीं आपको, ज़रूरत ही नहीं है। PYQ तो आपके पास बार बार किया, 50 बार सॉल्व कर चुके हो, वो सब काम नहीं करवाएंगे, है ना। नए क्वेश्चंस लेके अपने आप को चैलेंज किया करो। क्या डी आंसर आ रहा है? डायमीटर इज ट्रिपल्ड। डी, ठीक है भाई। जब रेनॉल्ड्स नंबर लो रहता है, पावर नंबर किसके करस्पॉन्डिंग, पावर नंबर जो रहता है वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है? 1/RE के प्रोपोर्शनल। पावर नंबर होता क्या है? पावर अपॉन रो n क्यूब d⁵ दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/RE। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है मिक्सिंग के लिए? रो
n d square by mu, right? So power number for this low Reynolds number, that is laminar flow, is inversely proportional to the Reynolds number. So यहाँ से आपके पास जो चीज़ निकल के आएगी, this power is directly proportional to, सारी चीज़ें कांस्टेंट बोली हैं, बस डायमीटर डबल करने बोला है. So this power is proportional to d cube, right? If the diameter of impeller is tripled, so if you triple this diameter, अगर इसको 3 टाइम्स करेंगे तो पावर कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? 27 टाइम्स, right? So for laminar flow, लेमिनार के लिए पावर नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई. टर्बुलेंट के लिए कैसा रहता है? टर्बुलेंट के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ आर ई. टर्बुलेंट के लिए इंडिपेंडेंट पावर नंबर एनपी, राइट? तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बार्क पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज इंटरव्यू. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आंसर है इसका भाई? हाँ सही है, सी सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फ्री एक्सपेंशन? फ्री एक्सपेंशन मीन्स, फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम. एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम. सो जब वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन होगा तो कंडीशन क्या क्या रहेंगी? वर्क डन 0 रहेगा भाई. अब वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क डन क्या होगा? 0 होगा. फ्री एक्सपेंशन है, कोई प्रेशर ही नहीं है, ठीक. सेकेंड, Q 0 होगा. दिस इज हाईली इरिवर्सिबल. राइट. और फाइनली इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर दोनों बराबर रहेंगे. बट द प्रोसेस इज नॉन आइसोथर्मल. क्यों? वाई? प्रोसेस आइसोथर्मल क्यों नहीं है? ये क्या फंडा है? वाई दिस प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस फ्री एक्सपेंशन इज नॉन आइसोथर्मल. क्यों? टेम्परेचर बराबर है, इंटरनल एनर्जी बराबर है भाई. क्यों ये आइसोथर्मल नहीं है? वाई दिस प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल? इसका रीजन जानते हो कि नहीं? आइसोथर्मल मतलब क्या होती है? प्रोसेस आइसोथर्मल मतलब थ्रू आउट टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, राइट? टेम्परेचर शुड बी सेम थ्रू आउट. बट यहां पे जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर थ्रू आउट सेम रहे. फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर जरूर बराबर होंगे, राइट? लेकिन आइसोथर्मल नहीं है प्रोसेस. क्लियर? फाइनल टेम्परेचर बराबर आ रहा है, राइट? मान लो कोई गैस थी 50 डिग्री पे, 50 डिग्री पे थी कोई गैस, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फाइनल टेम्परेचर 25 हो गए, तो टेम्परेचर तो चेंज हो गए ना. 50 से 25 हो गए. फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर बराबर है.
तो फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी बराबर, लेकिन आपका टेम्परेचर बदला है बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है नील, सही है। फॉर अ फीडबैक लूप टू बी स्टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स ट्रू? फॉर अ फीडबैक लूप टू बी स्टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स ट्रू? क्या कंडीशन है स्टेबिलिटी की? एम्पलीट्यूड रेशियो एट क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 1, गलत, लेस देन 1 होना चाहिए। दिस ए आर शुड बी लेस देन 1। गेन मार्जिन एट क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 1, सही है। जीएम शुड बी ग्रेटर देन 1। फेज मार्जिन शुड बी लेस देन 0, गलत है, फेज मार्जिन शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्रीज। ऑल द पोल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाई ऑन द राइट हाफ प्लेन, नहीं, लेफ्ट हाफ प्लेन में होना चाहिए पोल्स, राइट। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस, बी। So these are the condition for stability according to board stability criteria. Clear? Next question. Chalo, CRE. Next question is from CRE. क्या आंसर है? बी। अरे फटाक से हो गया ये तो। होमोजेनियस लिक्विड फेज रिएक्शन is taking place in a well mixed CSTR and 50% conversion is obtained. ठीक है, माइनस आर ए 50% कन्वर्जन मतलब सी ए इज इक्वल्स टू सी ए नॉट बाय 2, राइट। टाउ निकल आएगा यहाँ से, तो दिस विल बी सी ए नॉट बाय 2 के सी ए नॉट स्क्वायर। सो टाउ की वैल्यू आ रही है 2 बाई के सी ए नॉट। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टाउ।
सो दिस इज द केस ऑफ CSTR। PFR में जब बात हुई तो वो क्या रहा, PFR के लिए क्या डिज़ाइन इक्वेशन है, dFA/dV इज इक्वल्स टू RA, और RA है -KCA स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, B आंसर आ जाएगा, राइट। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब ये कर लोगे है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत शानदार सवाल, इम्पोर्टेंट। चलो इसको करो यार। क्या आंसर आ रहा भाई? चलो देखो जरा, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लेट्स वगैरह बना लिया करो, शर्माया मत करो। दो प्लेट पे वेपर की कंपोजिशन दी हुई है, Y3 और थर्ड प्लेट, दिस इज फोर्थ। ये आपको बनाना आना चाहिए। This is Y3, this is given to you as 0.94 and this is Y4, this is given to you as 0.9. This is given, हाँ A correct. This is X3 and this is X4. पूछा क्या है? The Murphy efficiency of the tray lies in the range. अब Murphy efficiency का क्या फॉर्मूला है?
Murphy efficiency is what you are achieving, y3 minus y4 divided by what is the maximum you could have achieved, y3 star minus y4. The only unknown is y3 star. y3 star कैसे निकलेगा? y3 star is in equilibrium with x3 because leaving streams are in equilibrium. So y3 star is in equilibrium with x3. अगर इक्विलिब्रियम में है, सो इक्विलिब्रियम क्या है? y3 स्टार इज इक्वल टू अल्फा x3 अपॉन 1 प्लस अल्फा माइनस 1 x3. सर x3 कहां से आएगा? ऑपरेटिंग लाइन दी हुई है. ऑपरेटिंग लाइन को कौन कौन सेटिस्फाई करेंगे? वेपर कमिंग टू अ प्लेट एंड लिक्विड लीविंग द प्लेट सेटिस्फाइज द ऑपरेटिंग लाइन. सो दिस y4 is equals to 0.6667 x3 plus 0.32, राइट. यहां से आपके x3 की वैल्यू आ जाएगी बिकॉज y4 इज 0.925. कितनी आ रही है? जरा सारी वैल्यू बताना मेरे को. x3 की वैल्यू कितनी आई और y3 स्टार की वैल्यू कितनी आई? दोनों वैल्यू बताओ. और एक बार x3 आ जाएगा, यहां सब्स्टिट्यूट कर देना. बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है लेकिन इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट को टेस्ट करती है. हाँ, ये ऑप्शन सही है. x3 की एक बार वैल्यू बताओ मेरे को और y3 स्टार की वैल्यू बताओ. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मर्फी एफिशिएंसी. क्या है वैल्यू x3 की और y3 स्टार की? So x3 is 0.908. और y3 स्टार क्या है? कैलकुलेशन करो भाई, मैं नहीं करने वाला भाई कैलकुलेशन, अपन नहीं करेगा कैलकुलेशन. तो बहुत डर लगता है मेरे को कैलकुलेशन वगैरह. y3 स्टार x3 निकाल दिया है, बहुत बड़ी बात है. y3 स्टार निकाल लेना. ठीक, अल्फा दिया हुआ है आपको 1.85, ये भी सब्स्टिट्यूट करना है. y3 स्टार कितना है? 0.9477. ठीक है, y3 स्टार आ गया. तो एक बार ये दोनों चीज आ गई, मर्फी एफिशिएंसी सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेना. ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है ना. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. अरे एक और इंपॉर्टेंट, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है भाई. एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो कंसेप्ट को टेस्ट ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट. सो ऑलरेडी मैं आपको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दोनों का ग्राफ बता चुका हूँ. किसी बार के ही लेक्चर में मैंने आपको उसका ग्राफ बताया था. बनाओ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का ग्राफ. ग्राफ बनेगा, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी.
दिस इज द ग्राफ ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. अब मैंने आपको बताया था इसमें कि दिस पॉइंट इज द पॉइंट वेयर एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड, और इस पॉइंट से पहले अल्फा विल बी ग्रेटर देन 1, एट दिस पॉइंट अल्फा विल बी इक्वल टू 1, एंड एट दिस पॉइंट अल्फा विल बी लेस देन 1. तो एजियोट्रॉप जहां पे बना है उसकी कंपोजिशन आपको ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है. कितनी मेंशन की गई है? 0.704. दिस इज द एजियोट्रॉपिक कंसेंट्रेशन. अब आपसे पूछ रहा है कि अल्फा की वैल्यू एट डिफरेंट एक्स, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0.5, अल्फा इज 1, गलत है. अल्फा इज 1 एट 0.704 बिकॉज एट 0.704 एजियोट्रॉप हैज बीन फॉर्म्ड. अल्फा ग्रेटर देन 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0.355. 0.355 कहाँ लाया करेगा? अप्रोक्सीमेटली ये रहेगा 0.355. सो 0.355 एंड एट 0.355 अल्फा इज ग्रेटर देन 1, ये करेक्ट है. अल्फा इज लेस देन 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0.233, नहीं, ग्रेटर देन 1 आएगा. अल्फा इज ग्रेटर देन 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0.803. 0.803 कहाँ आएगा? अप्रोक्सीमेटली इधर. सो 0.803 पे अल्फा कैसा है? लेस देन 1. राइट? क्लियर? दिस इज द थिंग. सिमिलरली इसी प्रॉब्लम को मैक्सिमम बॉइलिंग पे भी पूछा जा सकता है. मैक्सिमम बॉइलिंग का भी ग्राफ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं. क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बहुत. आ जाएगी ना तो ये 90% लोगों से नहीं बनेगी. चलो, सो आज के सेशन का लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं, फिर बाकी कल कंटिन्यू करेंगे. चलो लास्ट प्रॉब्लम, फिर अपन बाकी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कल देखेंगे. क्या आंसर आ रहा? 89.25. फॉर एन एयर वाटर वेपर मिक्सचर द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज TDB is 65 and wet bulb temperature is 35. The latent heat of water at 35 degree is and humidity is specific heat of the mixture CH भी दिया है 950 जूल्स पर केजी है
और लेटेंट हीट इज किलो जूल्स पर केजी, राइट। सो कंप्यूट द एंथैल्पी ऑफ एयर। एंथैल्पी ऑफ एयर क्या होती है? एंथैल्पी ये होता है लैम्डा डब्ल्यू वाई डैश प्लस सी एच टी डी बी माइनस टी डिफरेंस। लैम्डा डब्ल्यू कितना है? 2419.30 किलो जूल्स है ना, तो जूल्स में कन्वर्ट करो इनको, नहीं किलो जूल में ये पूछा गया है आपसे। सो इनटू वाई डैश इज 0.0365 प्लस सी एच इज 950 जूल्स पर केजी है। TDB 65। रेफरेंस टेम्परेचर कितना लूं? रेफरेंस टेम्परेचर कितना लूं? यहां पे रेफरेंस टेम्परेचर मैं कितना लूं वो बताओ मेरे को। रेफरेंस टेम्परेचर क्या लूं बताओ। व्हाट विल बी द रेफरेंस टेम्परेचर? 0 डिग्री लूं, 35 लूं या फिर कुछ और लूं? बोलो। व्हाट शुड आई टेक एज रेफरेंस टेम्परेचर? रेफरेंस टेम्परेचर कौन सा लेते हैं? जिस पे आपकी ये लेटेंट हीट दी हुई, लेटेंट हीट आपकी 35 पे दी है, तो मतलब रेफरेंस टेम्परेचर आपको 35 कंसीडर करना है। इसको सॉल्व करिएगा जितना भी आंसर आ जाए। कितना आंसर आ रहा है? 116.80। ठीक है, किलो जूल्स में ही है ना आंसर? हाँ सही है नील, सही है, गुड। ध्यान रखिए, नहीं तो आप कहेंगे सर गेट के PYQ में तो रेफरेंस टेम्परेचर 0 लिया था। अरे भाई उसमें लेटेंट हीट 0 डिग्री पे दी थी, इसलिए 0 लिया था, इसलिए ये सवाल लेके आया हूं। क्लियर है ना? ऑलराइट, चलो फिर कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है ना? कल अपन कंटिन्यू करते हैं और ऐसे ही अच्छे सवाल लेके आएंगे, है ना? कल सेम टाइम 5 बजे, ठीक है ना? चलो एंजॉय करो जब तक। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो ठीक है। हाँ ऑल द डाटा ठीक है, सही है नीतीश, ठीक है ना? चलो कल कंटिन्यू करते हैं गाइस, थैंक यू।